जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि रहने वाली है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ये वीडियो आपको एचपी टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट रहने ही वाली है, साथ ही साथ टीजीटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी, वीडियो नंबर 3, 2, 1, वो आपको कैसी लगी, उसका कंटेंट आपको कैसा लगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें एटम के बारे में। तो एटम क्या होता है? तो एटम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि एटम्स होता क्या है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो एटम होता क्या है दोस्तों? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट। ये हमारे पास किसी एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक लाइन भी लिखाई थी, इट मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इट मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये लाइन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। एग्जिस्टेंस, TENCE। तो दोस्तों, इसको जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये लाइन आपने लर्न कर ली है, ये कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं। कौन कौन से दोस्तों? यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक रहता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक रहता है हमारे पास प्रोटॉन, और एक रहता है हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है। तो आज हम इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया है? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन हमारे पास डिस्कवर किसने किया है? हमारे पास जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया है? जे थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है? तो ये किया जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसकी डिस्कवरी के लिए किया गया था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है दोस्तों। ठीक है। और हमारे पास मास कितना रहता है दोस्तों? मास रहता है हमारे पास 9.109 इंटू 10⁻31 हमारे पास क्या रहता है? यहाँ पे मास रहता है किसका? इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मास किस में रहता है दोस्तों? केजी में रहता है। और अगर इसी मास को हमने ग्राम में लिखना हो तो हमारे पास क्या रहता है? इसका मास 9.109 इंटू 10⁻27 ग्राम, -28 ग्राम। तो ये हमारे पास किस में रहता है? ग्राम में रहता है। और किलोग्राम में कितना रहता है? 10⁻31 किलोग्राम रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपको पता होनी चाहिए। कौन से एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ? तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। चार्ज कितना रहता है इलेक्ट्रॉन का? मास कितना रहता है इलेक्ट्रॉन का? एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। जो इलेक्ट्रॉन का मास है दोस्तों, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास मास है वो हमारे पास 1837 टाइम्स 18 इलेक्ट्रॉन का जो मास है 1837 टाइम्स छोटा है मास ऑफ हाइड्रोजन से। किससे? मास ऑफ हाइड्रोजन से। कितना छोटा है दोस्तों? 1837 टाइम्स मास छोटा है इलेक्ट्रॉन का। किससे? मास ऑफ हाइड्रोजन से। तो ये कई बार क्वेश्चन आपको एचपी टेट में भी देखने को मिला है। वहां पे कई बार 1800 ही लिखा था। जो प्रीवियस क्वेश्चन था, पिछली बार टेट में आया था, उसमें 1800 ही मेंशन किया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर होना था। 1800 टाइम, लगभग 1800 टाइम छोटा है मास ऑफ हाइड्रोजन से। किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटॉन। तो प्रोटॉन दोस्तों किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है।
प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए हमारे पास कैनल रे एक्सपेरिमेंट किया जाता है प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए। और प्रोटॉन दोस्तों कब डिस्कवर हुआ? प्रोटॉन डिस्कवर हुआ हमारे पास 1917 में डिस्कवर हुआ है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ दोस्तों, इसको भी मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है हमारे पास 1897 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है। और प्रोटॉन कब डिस्कवर हुआ? प्रोटॉन हमारे पास डिस्कवर हुआ 1917 में डिस्कवर हुआ है। दोस्तों अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अगर आप सर्च भी करोगे तो इंस्टा आईडी का नाम है हमारे पास स्टूडेंट पॉइंट वीडियो, हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम रहता है। आप वहां पर डायरेक्ट मैसेज हमें कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। एक छोटे से प्राइस में हमने आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है? सबसे मेन क्वेश्चन, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है दोस्तों? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारे पास की है ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन, STEIN, ई गोल्डस्टीन ने हमारे पास प्रोटॉन की क्या की दोस्तों? डिस्कवरी की है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना रहता है? तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन पे हमेशा कौन सा? पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है दोस्तों? कितना चार्ज रहता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है, तो हमारे पास प्रोटॉन पे चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता तो यहाँ पे क्या लग जाता दोस्तों? -19 लग जाता। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10 की पावर +19 कूलम। और दोस्तों प्रोटॉन का मास कैसे होता है? प्रोटॉन का मास कितना हमारे पास? ये तो दोस्तों आपको टर्म्स जो रहती है वो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। तो प्रोटॉन का मास रहता है हमारे पास 10 की पावर -27 kg। 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg हमारे पास प्रोटॉन का क्या रहता है? मास रहता है। वहीं अगर इस मास को ग्राम में लिखना हो तो ये कितना रहेगा दोस्तों? 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, -24 ग्राम। यहाँ पे दोस्तों 3 जीरो माइनस हो जाती है, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम बनाते हैं तो 1000 से क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। तो कितना आ जाता है हमारे पास? 27 का क्या बन जाएगा? -24 ग्राम बन जाएगा। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए किलोग्राम ग्राम में कंफ्यूज कर देते हैं कि 24 होगा या 27 होगा। तो इसका दोनों वैल्यूज आपने क्या करनी है? लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है हमारे पास। तो न्यूट्रॉन सबसे पहले आपको बता दूं, न्यूट्रॉन हमारे पास कौन से एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ है? तो ये क्वेश्चन एक बार पेपर में भी आ चुका है। बॉम्बार्ड ऑफ बेरिलियम, BERYLLIUM, बॉम्बार्ड ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की जब हमने बॉम्बार्ड की थी बेरिलियम के साथ, तो हमारे पास न्यूट्रॉन मिला था। इसकी एक इक्वेशन भी है दोस्तों, वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इक्वेशन। तो बेरिलियम का कितना रहता है हमारे पास? 4 एटॉमिक मास रहता है, और 4 इसका एटॉमिक नंबर रहता है और 9 इसका एटॉमिक मास रहता है। साथ में इसको अल्फा पार्टिकल किसको लेते हैं हम दोस्तों? हीलियम को लेते हैं। इसको भी आपने लर्न कर लेना है। अल्फा पार्टिकल हम मैक्सिमम टाइम हीलियम को लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना रहता है? 4 रहता है। जब इसे आपस में इनकी बॉम्बार्डमेंट की तो हमारे पास निकला कार्बन। कार्बन का मास कितना रहता है? 12 और एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 6। साथ में एक और पार्टिकल निकला जिसमें सिर्फ मास था और एटॉमिक नंबर इसका कितना रहता है? 0 रहता है। सिर्फ मास था इसका कितना? 1 AMU इसका क्या था? मास था। इसी को हमने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। तो ऐसे बॉम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल हमारे पास डिस्कवर हुआ था न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया दोस्तों? हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर किया हमारे पास चैडविक ने, CHADWIC, चैडविक ने हमारे पास न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है। चार्ज दोस्तों न्यूट्रॉन पे कितना रहता है? नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे हमेशा कोई चार्ज नहीं रहता। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। मास दोस्तों, मास कितना रहता है हमारे पास न्यूट्रॉन का मास? तो न्यूट्रॉन का मास हमारे पास किसके बराबर रहता है? लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है दोस्तों? सेम रहता है। 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये मास हमारे पास किसका था? प्रोटॉन का भी मास था। और न्यूट्रॉन का मास भी क्या होता है? सेम रहता है लगभग। पर अगर दोस्तों आपको कंपैरिजन करने में आए कि बताओ
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास में किसका मास ज्यादा रहता है? तो आपने हमेशा याद रखना, थोड़ा सा स्लाइटली मैं यहाँ पे मेंशन वर्ड कर दूं, स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा रहता है, स्लाइटली मास ज्यादा रहता है किसका? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा क्या रहता है दोस्तों? ज्यादा रहता है। बाकी लगभग इन दोनों का मास क्या है हमारे पास? सेम है। तो नेक्स्ट आपके पास हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मॉडल हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में आपको बताएंगे। रदरफोर्ड मॉडल ने फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी हम इसको बोलते हैं। तो इससे पहले जो मॉडल था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम था, वो आपके लिए इतना जरूरी नहीं ही है। तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ही हम आपसे डिस्कस करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों गारंटी आप 30 आउट ऑफ 30 भी ले लेंगे अगर आपने हमारी वीडियोस ढंग से देख वॉच की होगी, अपने नोट्स बनाए होंगे और बार बार रिवीजन करोगे तो आपके 30 आउट ऑफ 30 भी आ जाएंगे। वहीं हमारे आपको प्लेलिस्ट में फिजिक्स का कोर्स भी मिल जाएगा जो कि 25 डेज क्रैश कोर्स के नाम से रहता है। और आपके पास दोस्तों विद टॉपिक वाइज ध्यान से सुनना दोस्तों, टॉपिक वाइज आपके लिए एमसीक्यू भी हम फिजिक्स में लेके आए हैं। वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड एक दोस्तों साइंटिस्ट थे जिसे हम फादर ऑफ, यहां तो ध्यान से देखना दोस्तों, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी हम बोलते हैं। किसको? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड को हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। यहाँ आप इसकी पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दूं। ठीक है दोस्तों, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था जनरल सा बता दूं कि इन्होंने क्या लिया दोस्तों, एक फॉयल ली थी गोल्ड की। इन्होंने क्या ली थी? एक फॉयल ली थी। इन्होंने एक गोल्ड की फॉयल ली थी। ठीक है, उस पे क्या किया दोस्तों, इन्होंने अल्फा पार्टिकल, यहां से क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल इसमें क्या किया, टकरा दिया। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लगा दी। फ्लोरोसेंट ट्यूब का मतलब होता है दोस्तों कि अगर यहाँ पे कोई भी कुछ भी आपको यहाँ पे टकराएगा इसके साथ तो एक लाइट जैसी आपको दिखेगी। तो एक फ्लोरोसेंट ट्यूब यहाँ पे लगा दी जो कि बनी रहती है हमारे पास जिंक सल्फाइड से। किससे बनी होती है दोस्तों? ये हमारे पास जिंक सल्फाइड से बनी होती है, ZnS से हमारे पास ये बनी होती है। तो ये दोस्तों हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल एक गोल्ड की फॉइल में क्या किए, भेजे, अपने अल्फा पार्टिकल भेजे गोल्ड की फॉइल में। जब ये गोल्ड की फॉइल से टकराए तो इन्होंने क्या देखा दोस्तों, ध्यान से देखना, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या थे, यहां से गोल्ड फॉइल से क्या हो गए, पार चले गए। मैक्सिमम रेज जो थी हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की वो क्या चल गई, पार चल गई। कुछ ऐसी रेज थी दोस्तों जो यहाँ पे टकराने के बाद क्या कर दी, डिफ्लेक्ट कर दी। जैसे मान लो ये हमारे पास गोल्ड की फॉइल है, तो यहाँ पे इसके बाद टकराने के बाद क्या कर गई, ये डिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ से डिफ्लेक्ट होगी। ये कुछ मैक्सिमम रेज क्या थी, पास होगी। कुछ रेज ऐसी थी जो इसमें डिफ्लेक्ट होगी। और दोस्तों कुछ रेज ऐसी थी जो इसमें टकराई और फिर क्या चल गई, वापस आ गई। कुछ रेज ऐसी थी जो गोल्ड की फॉइल में टकराई और टकराने के बाद क्या चल गई, वो वापस चल गई। तो इसमें तीन चीजें हुई दोस्तों। मैक्सिमम क्या हो गया हमारे पास, रेज क्या होगी, पास होगी। मैक्सिमम रेज क्या होगी, अल्फा पार्टिकल की, पास होगी। कुछ ऐसी रेज थी जो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे बजने के सेंटर पे बजने के बाद क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। कुछ ऐसी रेज थी जो यहाँ पे बजी और फिर वैसी क्या होगी, वापस होगी। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो इससे क्या पता चला, ध्यान से देखना दोस्तों, इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो हमारे पास सेंटर में कुछ ऐसी चीज है, गोल्ड फॉयल के क्या है दोस्तों, सेंटर में कुछ ऐसी चीज है, यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर से मेंशन की, कि जहां उस पर टकराने के बाद क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पे वो रेज जो थी वो डिफ्लेक्ट हो जा रही है, या उस पर टकराने के बाद क्या हो जा रही है, वो वापस हो जा रही है। तो मतलब गोल्ड फॉयल में कुछ एक ऐसी चीज सेंटर में है जिससे रेज टकराने के बाद क्या हो जा रही है, वो वापस हो जा रही। और हमेशा अल्फा जो रेज थी, अल्फा रेज इन्होंने दी थी। ठीक है, अल्फा रेज हमेशा क्या रहती है दोस्तों, हीलियम, याद रखना आपको, मैक्सिमम क्या रहती है, हीलियम रहती है, जिसमें +2 चार्ज रहता है और आपका 4 AMU क्या रहता है, इसका एटॉमिक मास यूनिट रहता है। तो अल्फा पार्टिकल ऐसी रेज थी जो इसमें टकराने के बाद क्या हुई, वापस होगी। तो जिससे हमें पता चलता है कि दोस्तों कि किसी हमारे पास गोल्ड फॉयल का क्या है, एक एटम था अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम रेज क्या होगी, इसमें पास होगी। मैक्सिमम रेज क्या होगी, पास होगी। पर सेंटर में एक ऐसी चीज है, सेंटर में एक क्या है दोस्तों, एक ऐसी चीज है
जिसको नाम दिया इन्होंने न्यूक्लियस। सेंटर में एक ऐसी चीज है न्यूक्लियस जिसपे रेज बजने के बाद क्या हो जा रही है, वो वापस हो जा रही है। रेज इसमें टकराने के बाद क्या हो जा रही है, वो वापस हो जा रही है। और इससे और एक और बात इन्होंने डिस्कवर की थी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ रिवॉल्व कर, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। तो यही हमारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इन्होंने इनके जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था दोस्तों, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था। ये इसमें मेन बात है। तो आपको बता दूं इन्होंने क्या किया था दोस्तों, ही डिस्कवर्ड अ न्यूक्लियस। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, क्योंकि कुछ ऐसी रेस थी जो उसमें टकराने के बाद क्या हो जा रही थी, वापस हो जा रही थी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस इज सर्कुलर पाथ, मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी रिवॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेंगे। तीसरी बात इनकी, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल टू द साइज ऑफ द एटम। इन्होंने देखा कि एटम क्या है, इतना बड़ा एटम है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस वो क्या है, एक छोटा सा है। तो एटम का साइज क्या है, बड़ा है किससे, न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने एक और बात कही थी। एक और बात इन्होंने बोली थी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मतलब मैक्सिमम जो स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है, खाली। क्यों खाली, क्योंकि जो रेस थी वो क्या हो जा रही थी, सारी मैक्सिमम क्या हो जा रही थी, पास हो जा रही थी। मैक्सिमम रेज क्या हो जा रही थी, पास हो जा रही थी, जिससे इनको पता चला कि जो एटम का स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी इनको पता चला। और इसी मॉडल से हमारे को क्या पता चला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पता चला। तो दोस्तों ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दूं कि किसने बताया था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और किसने स्ट्रक्चर एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। एटम के स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कहां से हमारे को पता चला था, तो ये भी दोस्तों किसने बताया था, हमारे को रदरफोर्ड ने बताया था। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एन एटम रहने वाला है। तो बोहर के कुछ पोस्टुलेट्स रहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो भी आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा क्या इसके पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला जो पोस्टुलेट है दोस्तों वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज फिक्स सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करते हैं और उनकी जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, डेफिनेट रहती है। तो आपने देखा होगा बोर का स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे बनाया होता है, एक सर्कल, फिर उसके बाहर एक और सर्कल, फिर उसके बाहर एक और सर्कल। तो दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था। रदरफोर्ड ने बोला था जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे ना वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। वहीं बोहर भी यही चीज बोल रहा है, पर नहीं दोस्तों, इसमें एक मेन बात है जो आपको यहाँ पे मेंशन की है, वो क्या है दोस्तों, फिक्स्ड। यहाँ पे मेंशन क्या किया है, फिक्स्ड किया है। फिक्स का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व करेंगे, सर्कल में रिवॉल्व करने चाहिए। पर बोहर ने क्या बोला, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे। या तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा हमारे को, यहाँ मिलेगा। देखो दोस्तों, या तो इलेक्ट्रॉन हमारे को यहाँ मिलेगा या इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा। इन दोनों के बीच कभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिल सकता, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिल सकता, यहाँ नहीं मिल सकता, यहाँ नहीं मिल सकता। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, सिर्फ कहाँ मिलेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन, सिर्फ या तो यहाँ मिलेंगे या यहाँ मिलेंगे या यहाँ मिलेंगे। इनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे को रिवॉल्व करता नहीं मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि बस न्यूक्लियस के अराउंड घूमने चाहिए, वो यहाँ घूमे उसको कोई मतलब नहीं था, उसको यहाँ घूमे, यहाँ घूमे, यहाँ घूमे, कहीं भी घूम जाए, बस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होने चाहिए। पर नहीं, बोहर का क्या था, बोहर बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी रिवॉल्व कर ले। तो अगर वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से आपको मेंशन कर देता हूं कि अगर एक और बात ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, कि अगर हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट में वो फिक्स में रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है दोस्तों, ड्राइंग तो मेरी बहुत ही बेकार है, ठीक है, ऊपर से पेन टैब पे लिखना तो और भी ज्यादा मुश्किल। तो मान लो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ या तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा या यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इनके सेंटर में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे हमारे को एक और बात पता चली कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उनका हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स है। देखो तो या तो दोस्तों यही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो यहाँ पे क्या है, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका भी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका भी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बोहर के अकॉर्डिंग हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। आर से मैंने मेंशन किया यहाँ पे, किसी भी इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर किस स्पीड से घूम रहा है वो भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब वेलोसिटी भी क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर, ठीक है। एक और बात दोस्तों बोहर ने बोली थी कि आपको बता दूं, इट लूजेस और गेन एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल। मतलब जब इलेक्ट्रॉन, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है यहाँ को, या इससे बाहर वाले शेल को वो जंप कर रहा है, तो वो एनर्जी क्या करेगा, लूज और गेन कर सकता है। मतलब जब ये जंप अंदर को जंप करेगा तो लूज करेगा, जब ये बाहर को जंप करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। पर इन्होंने एक और लाइन लिखी है दोस्तों यहाँ पे, थर्ड लाइन, इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम शेल टू लोअर शेल, फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो जब वो जंप करेगा। पर दोस्तों इसमें एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा वो अपनी एनर्जी कभी भी लूज और गेन नहीं कर सकता। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे ऐसे दोस्तों, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये एनर्जी अपनी कभी भी गेन और लूज नहीं करेगा, कभी भी ये गेन और लूज नहीं करेगा। और पर जब ये जंप कर रहा है एक शेल तो दूसरे शेल, तो ये लूज और गेन कर सकता है। पर जब ये अपनी उसमें घूम रहा है तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अपनी एनर्जी लूज और गेन नहीं करेगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी स्टेट एज एक्सप्रेस। एंगुलर मोमेंटम दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, ये आप फॉर्मूला अपने पास लिख लो, NH/2π। एंगुलर मोमेंटम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, NH/2π हम फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ ही दे दूंगा एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, कि क्वेश्चन है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ, क्वेश्चन आपको यही कर दूंगा, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड शेल। हमारे को एंगुलर मोमेंटम निकालना किसका, थर्ड शेल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो थर्ड शेल का एंगुलर मोमेंटम कितना रहता है हमारे पास, तो थर्ड शेल का एंगुलर मोमेंटम रहता है हमारे पास NH/2π, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोस्तों जो n है हमारे पास, तो n क्या होता है हमारे पास, मेंशन होता है। n से हम किसको डिनोट करते हैं, n हमारे पास होता है नंबर ऑफ शेल। तो यहाँ पे कौन से शेल की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, थर्ड रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3H/2π बन जाएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 1 2.1.5 H/π। तो ये हमारे पास ये इसका आंसर रहेगा। तो वैसे अगर हमारे पास फाइंड द एंगुलर मोमेंटम निकाला हमारे को सेकंड शेल में, सेकंड शेल का कितना हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, वो भी आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एंगुलर मोमेंटम सेकंड शेल का कितना रहेगा। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों, और कमेंट हमेशा करते रहा करो, क्योंकि जैसे आप कमेंट करोगे वैसे ही आपका इंटरेस्ट बनेगा पढ़ने में। तो अपने हमेशा अपने साथ जब भी वीडियो देखो एक कॉपी पेन जरूर अपने साथ एक रखो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा वो क्वेश्चन आपको अपने करने हैं और कमेंट बॉक्स में हमेशा उसका आंसर देना है, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होएगी। तो आपको मैंने बोहर के मेन पोस्टुलेट्स बता दिए। तो जो नेक्स्ट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका रेडियस, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी। तो दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में तो मैक्सिमम टाइम यहां से क्वेश्चन आया है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पास रेडियस रहता है इलेक्ट्रॉन का रेडियस, उसको निकालने का एक फॉर्मूला रहता है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला कितना रहता है दोस्तों, 0.53 अपॉन Z इंटू n स्क्वायर हमारे पास क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है। यही हमारे पास वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला भी रहता है, वो कितना रहता है, 2.18 इंटू 10⁶ Z अपॉन n। ठीक है दोस्तों,
वहीं हमारे पास टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भी रहता, वो कितना रहता, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास टोटल एनर्जी निकालने का हमारे पास क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है। तो यही आपको एक चीज बता दूं कि रेडियस, यहां पे बता दूं, रेडियस को मैंने आर से डिनोट किया। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, जल्दी से बताओ, 0.53 अपॉन जेड इंटू एन, ठीक है, इंटू एन स्क्वेयर। ये हमारे पास रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। इसमें आप दोस्तों हमेशा याद रखना एन क्या है। एन को मैं यहां पे लिख देता हूं। एन क्या है हमारे पास, एन है हमारे पास क्या है दोस्तों, जल्दी से बताओ, एन है हमारे पास शेल नंबर। एन क्या रहता है हमारे पास, शेल नंबर रहता है। वही हमारे पास जेड क्या रहता है, जेड रहता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। जेड क्या रहता है हमेशा, यहां पे मेंशन कर दूं मैं, जेड क्या रहता है हमारा हमेशा एटॉमिक नंबर रहता है। तो ये हमारे पास रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। अगर मैं आपको पूछूं कि जल्दी से मुझे बताओ कि फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यही लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड शेल, फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मुझे बताओ कि फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का सेकंड शेल में कितना रेडियस रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया, रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, r इज इक्वल टू 0.53 अपॉन z इंटू एन स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला रहता है। वहीं दोस्तों जल्दी से वैल्यू भरेंगे आप, 0.53 ऐसे रहने देंगे, ठीक है। एन स्क्वायर क्या रहता है, एन क्या रहता है हमारे पास सेल नंबर रहता है, तो सेल कितना है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना रहता है 1 रहता है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 का 2, 4 5 जा 20, 21 का 1, 2 हासिल 4 0 0 2 का 2, तो 2.12 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा। तो ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी निकालने को कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहते हैं। टीजीटी में दोस्तों बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, ठीक है। वहीं आपको अब मैं बताने वाला हूं आपको वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला भी मैं यहीं आपको बता दूं क्या रहता है वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला रहता है हमारे पास 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन। जेड इसमें दोस्तों अपॉन के ऊपर आएगा, तो जेड क्या हमेशा एटॉमिक नंबर है, जेड क्या हमेशा एटॉमिक नंबर रहता है, और एन क्या रहता है हमारे पास शेल नंबर रहता है। एन क्या रहता है हमारे पास शेल नंबर रहता है। वही टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला दोस्तों क्या रहता है हमारे पास, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। और दोस्तों ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। एक और दोस्तों यहाँ पे आपको इमेज देख रही होगी, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 0.85 लिखा है, कुछ यहाँ पे 1.51 लिखा है, यहाँ पे 3.4 लिखा है, यहाँ पे 13.6 लिखा है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास है ये शेल नंबर, देखो एन की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारे पास टोटल एनर्जी निकाली है, जब एन की वैल्यू हमारे पास 2 है तो टोटल एनर्जी निकाली है, जब हमारे पास एन की वैल्यू 3 है तब हमने निकाली, और जब हमारे पास एन की वैल्यू 4 है तो मैंने क्या निकाली है, टोटल एनर्जी निकाली है। तो आपको जल्दी से मुझे बताना है, ये दोस्तों जो हमारे पास है ये रहता है हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की टोटल एनर्जी। तो आपको जल्दी से मैं बता दूं, ठीक है। अगर आपको वीडियो भी समझ आ रही हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। अगर नहीं आ रही तो जल्दी से दोबारा से इसको रिपीट पे वीडियो को सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो आपको जल्दी से मैं बता दूं कि मुझे बताओ टोटल एनर्जी निकालनी है आपको, टोटल एनर्जी आपको निकालनी है किसकी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है किसकी, हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी आपको निकालनी है, ठीक है। कौन से शेल नंबर 3 में, शेल नंबर 3 में आपको टोटल एनर्जी निकालनी है किसकी, हाइड्रोजन की। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है।
तो जल्दी से दोस्तों वैल्यू भरेंगे -13.6। जेड क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर रहता है। जेड क्या रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है, जो कि क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है, क्योंकि कौन सा एटम दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम रहता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 1 रहता है। अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या रहता है दोस्तों, हमारे पास शेल नंबर रहता है। तो शेल कौन से बात करें, 3 की बात करें, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो 9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 13.6 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो यही दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया कि जब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। और जब हमारे पास n की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। जब हमारे पास n की वैल्यू 1 है, मतलब अपने ही शेल में हाइड्रोजन एटम है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शेल नंबर कितना कर दूं, 1 कर दूं, तो यहाँ पे 9 की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक लाइन की, और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कि इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी इज इंक्रीज्ड। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा, दूर जा रहा है न्यूक्लियस के, ये क्या दोस्तों, सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे पहले कितना था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, उसका बाद -3.4 रहा, उसका बाद -1.4 रहा, उसका बाद -0.85 रहा, जाते जाते कहीं ये 0 के पास भी आएगा, फिर प्लस में भी आएगा। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूर जा रहा है किससे, न्यूक्लियस से, वैसे वैसे हमारे पास एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्योंकि वैल्यू किस में आ रही है दोस्तों, पॉजिटिव में आ रही है, वैल्यू किस में आ रही है, पॉजिटिव की तरफ को जा रही है। तो एनर्जी क्या करी हमारे पास, इंक्रीज करी, जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। तो आई होप आप सभी को दोस्तों ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। तो ये भी हमारे पास बहुत बार इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों जैसे जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमेशा आपको क्वेश्चन भी टफ देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स हमारे पास होते क्या है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन में भी देख पा रहे होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर डिफरेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हम आइसोटोप्स बोलते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर दोस्तों क्या रहता है, सेम रहता है। एटॉमिक नंबर जिनका क्या रहता है, सेम रहता है, और मास नंबर क्या रहता है दोस्तों, डिफरेंट रहता है। मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपको आइसोटोप्स बोलते हैं। तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखा मैंने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो प्रोटियम दोनों दोस्तों आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स रहते हैं क्या, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स रहते हैं। तो हमारे पास प्रोटियम क्या रहता है दोस्तों, 1 1, ये हमारे पास प्रोटियम है। ड्यूटेरियम क्या रहता है दोस्तों, 1 1, ठीक है। और ट्रिटियम क्या रहता है हमारे पास, मास नंबर इसका कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मास नंबर कितना है दोस्तों, 1 था, पर एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। यहाँ पे मास नंबर 2 हो गया दोस्तों ड्यूटेरियम में, पर आपका क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कितना रहा, 1 ही रहा। मतलब सेम एटॉमिक नंबर पर मास क्या हो जा रहा है, सबका डिफरेंट हो जा रहा है दोस्तों, तीनों ही क्या, हाइड्रोजन ही, तीनों क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन ही है, पर इनका मास क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, पर एटॉमिक नंबर क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। यहाँ पे मास कितना है, 3, एटॉमिक नंबर कितना है, इसका भी 1 है। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। वहीं यहाँ पे दोस्तों आइसोबार्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या, आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या रहते हैं हमारे पास, सेम मास नंबर, इनका मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, और बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या रहता है इनका दोस्तों, अलग रहता है। एग्जांपल आपका कैल्शियम, जो हमारे पास कैल्शियम और आर्गन है, इनका दोस्तों मास नंबर कितना है, कैल्शियम का मास नंबर है 40, मास नंबर कितना रहता है हमारे इसका 40 रहता है। और इनका दोस्तों दोनों का ही एटॉमिक नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। और मुझे जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आई होप मैं आपसे उम्मीद भी रख सकता हूं कि आपको 30 तक आपको
एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का सबसे पहला रूल है आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो 30 तक आप जल्दी से एटॉमिक नंबर याद कर लो और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो जिन बच्चों को ये पता है कि कैल्शियम और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। थर्ड एग्जांपल लेंगे हम आइसोटोन्स का। आइसोटोन्स क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। जिसके न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल से पहले मैं आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर समझाना चाहूंगा। इसको मैं साइड कर लेता हूं दोस्तों। मास नंबर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और एटॉमिक नंबर क्या रहते हैं, सिर्फ प्रोटॉन रहते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। हमेशा जो मान लो हम लेंगे एग्जाम्पल किसका, कार्बन का एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, कार्बन का। कार्बन का मास नंबर कितना रहता है दोस्तों, 12 रहता है, और एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 6 रहता है। तो जो आपके पास मास नंबर है, मास नंबर किससे बनता है दोस्तों, जल्दी से बताओ मेरे पास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है। मास नंबर किससे बनता है, हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमेशा प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा क्या रहता है दोस्तों, प्रोटॉन रहता है। तो इसमें कितने प्रोटॉन है कार्बन के अंदर, अगर मैं पूछूं कि आपको बताओ जल्दी से मुझे कितने इसके अंदर प्रोटॉन है, तो आप बोलेंगे इसके अंदर दोस्त 6 प्रोटॉन है। तो कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन है दोस्तों, 6 प्रोटॉन है। और कार्बन के अंदर दोस्तों मैं पूछूंगा न्यूट्रॉन कितने, कार्बन के अंदर मैं पूछूंगा न्यूट्रॉन कितने। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, मास नंबर किससे बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो मास नंबर कितना है इसका, 12 है। टोटल मास नंबर कितना है इसका, 12 टोटल मास नंबर। 6 इसमें क्या है दोस्तों, प्रोटॉन तो आपको पता चल गया, प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 6। तो बचे, अब 6 को 12 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 6 और की जरूरत है। मतलब 6 इसमें क्या होंगे दोस्तों, न्यूट्रॉन होंगे, तभी इसका मास नंबर कितना आया, 12 आया। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं दोस्तों, 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन है। मास नंबर और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन रहते हैं जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो प्रोटॉन कितने इसमें, 6 हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 6 हैं। तो एक कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने, 6 है। इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है। पर दोस्तों एक और बात आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, हमेशा चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं दोस्तों, चेंज हो सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर यहाँ पे कार्बन का, वही यहाँ पे क्या लिखा होगा, सी, अगर प्लस लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखा होता है, प्लस लिखा होता है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या होता है, 12। तो आप जल्दी से बता दो इसके प्रोटॉन कितने हैं दोस्तों। प्रोटॉन क्या होता है, जितना इसका क्या रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6। तो एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, तो मतलब प्रोटॉन भी कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो प्रोटॉन कितने हुए इसके अंदर, 6 हुए। और न्यूट्रॉन कितने हुए दोस्तों, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, हमेशा मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या रहता है, हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन इसके अंदर कितने, 6 से, तो कितने भी न्यूट्रॉन बचे इसमें, 6 ही न्यूट्रॉन बचे, ताकि ये कितने हो जाए, 12 हो जाए। तो न्यूट्रॉन भी दोस्तों इसमें कितने, 6 है। पर जब इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे इसमें, 6 होने चाहिए थे। इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे। पर यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक पॉजिटिव निशान, पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव होता तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते। अगर यहाँ पे दोस्तों -2 पॉजिटिव होता, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर इसके अंदर क्या होता, कार्बन के ऊपर -2 पॉजिटिव होता, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाने थे, बढ़ जाने थे। तो 6 होने थे, तो कितने हो जाने थे इसके, 8 हो जाने थे। क्योंकि अब क्या है, माइनस निशान है, तो माइनस का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहानी थी। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा दोस्तों आपको, इसको मैं और स्क्रीन साइड कर लेता हूं। एक एग्जांपल दूंगा कि मुझे बताओ कि कार्बन 14, 6 और नाइट्रोजन 15 और 7, इनके अंदर दोस्तों कितने न्यूट्रॉन है। क्या ये आइसोटोन्स है, इनके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, क्या ये आइसोटोन्स है या नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आपने इसका आंसर सही दिया, आपको सारा समझ आ गया, तो एक कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से मुझे बताओ, कार्बन 14 इनमें
और नाइट्रोजन 15, इनमें कितने हमारे पास न्यूट्रॉन है? मैं सिर्फ न्यूट्रॉन की बात करूंगा, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, क्या इनके न्यूट्रॉन सेम है, और क्या इनके आपके पास कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें कितने इसमें प्रोटॉन है। अगर इनके न्यूट्रॉन सेम है तो क्या ये आइसोटोन्स है, तो अगर इनके न्यूट्रॉन सेम आएंगे तो ये क्या आएंगे, आइसोटोन्स आएंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है क्वांटम नंबर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स होते क्या है, तो आपको सब कुछ बता दूं, एक जनरल डेफिनेशन दे दूं क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर्स होते क्या है, जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। जो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे किसी इलेक्ट्रॉन की, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। और ये 4 प्रकार के हमारे पास क्वांटम नंबर रहते हैं। एक और डेफिनेशन इसकी दोस्तों क्वांटम नंबर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम क्या रहता है हमारे पास, क्वांटम नंबर रहते हैं। PROBABILITY दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम क्या रहती है हमारे पास, क्वांटम नंबर रहते हैं। आपको एक और फैक्ट आपको बता दूं, और ये फैक्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है। डी ब्रोगली ने हमें क्या बोला था, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास डी ब्रोगली थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, और वो बात काफी हद तक सही भी है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वेव नेचर के। इलेक्ट्रॉन किस नेचर का है, वेव नेचर का। ये बात किसने कही है, ये बात कही है हमारे पास डी ब्रोगली ने। और ये एक बार क्वेश्चन आपका एचपी टैट में भी आ चुका है, शायद ये क्वेश्चन आपको टीजीटी टैट मेडिकल वालों को था। तो आपको जो हमारे पास वीडियो रहने वाली है केमिस्ट्री की, वो आपको टैट मेडिकल वालों को भी रहने वाली है, और टैट नॉन मेडिकल वाले भी इसे देख सकते हैं। इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर का है। ये बात डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था। और जो वेव होती है वो किस नेचर की होती है, हमेशा ड्यूल नेचर की होती है। वेव हमेशा किस नेचर की रहती है, हमेशा ड्यूल नेचर की रहती है। मतलब जो आपका पार्टिकल नेचर की भी रहती है और वेव नेचर की भी रहती है। तो ये बात हमारे पास एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, उन्होंने ये बात कही थी। और प्रोबेबिलिटी, और उन्होंने कहा था। अब दोस्तों एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वेव है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन वेव है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन वेव है तो ना हम उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ना हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और बोहर ने दोनों ही चीजें हमारे पास क्या कर दी थी, फाइंड आउट कर दी थी। इसके लिए हम एक आगे प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, आपने सुना भी होगा आई होप। तो इसके आगे एक और प्रिंसिपल है, वो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उन्होंने कहा था कि अगर जैसे बोहर का मॉडल था, तो बोहर ने तो सीधा बता दिया था इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। पर जो आगे हमारे पास डी ब्रोगली साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर का है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का, तो उसका पोजीशन और आपका मोमेंटम निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने क्वांटम नंबर किस प्रोबेबिलिटी, उन्होंने प्रोबेबिलिटी वर्ड का यहाँ पे मेंशन किया कि हो सकता है यहाँ ज्यादा, इस टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, मैक्सिमम हो, इस टाइम इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे क्या हो, मैक्सिमम हो। मतलब प्रोबेबिलिटी हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। वो हमें वो सारी डिटेल्स कौन बताता है, हमारे को क्वांटम नंबर बताता है। आई होप ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया, इतना आपको एचपी टैट में नहीं आता। पर हाँ, जब आप तैयारी कर रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ रहे हो, आपको बेसिक से लेके एडवांस तक आपको पता होना चाहिए। तो 4 हमारे पास क्वांटम नंबर है। तो पहले क्वांटम नंबर का नाम है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा क्या बताते हैं, हमारे पास साइज ऑफ ऑर्बिटल बताते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, हमेशा साइज बताते हैं ऑर्बिटल का। आपने दोस्तों जनरल सा याद करना, साइज ऑफ ऑर्बिटल बताते हैं या हमारे पास एनर्जी बताते हैं, साइज बताते हैं या एनर्जी बताते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमेशा किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, हम एन से डिनोट करते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ पे वीडियोस में देख पा रहे होंगे आप एक डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला शेल है,
शेल नंबर 1 है तो n की वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी। शेल नंबर 2 है तो n की वैल्यू कितनी रहेगी 2 रहेगी। शेल नंबर 3 है तो n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे शेल पता चल गए तो आप क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको शेल पता चल गए तो आप साइज निकाल सकते हैं, मतलब रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस पता चल गया तो क्या पता चल गया, साइज के बारे में पता चल गया। अगर आपको साइज पता चल गया तो एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको शेल नंबर पता चल जाए और एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला रहता है, -13.6। दोस्तों जल्दी से बताओ, n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर या जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जेड स्क्वायर अपॉन क्या रहता है हमेशा, जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू रहती है, एनर्जी निकालने की वैल्यू रहती है। तो अगर आपको शेल नंबर पता है और एटॉमिक नंबर पता है तो आप एनर्जी की वैल्यू निकाल दोगे। हमने निकाली भी थी दोस्तों, कितनी आई थी इसकी, अगर n की वैल्यू 1 थी हाइड्रोजन के लिए, ये आई थी 13.6, -13.6 आई थी। अगर n की वैल्यू 2 थी तो कितनी आई थी, ये आई थी हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी। और अगर n की वैल्यू 3 है तो कितनी आई थी, ये आई थी हमारे पास लगभग -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी। तो हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको शेल के बारे में पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है हमेशा, मेन एनर्जी शेल के बारे में ही बताता है। मेन एनर्जी शेल के बारे में बताता है कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बता देता है और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बता देता है। नेक्स्ट आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे दोस्तों, एल से डिनोट करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रहते हैं हमेशा, एजीमुथल क्वांटम नंबर पहली बात क्या बताते हैं, शेप्स बताते हैं। पहली बात ये क्या बताते थे, शेप्स बताते हैं। शेप्स आपको पता होगी, जो एस ऑर्बिटल होती है उसकी शेप हमेशा क्या रहती है, स्फेरिकल रहती है। यहाँ आपको मेंशन कर देता हूँ, हमेशा सर्कल में रहती है स्फेरिकल। जो हमारे पास पी ऑर्बिटल है उसकी शेप हमेशा क्या रहती है, डम्बेल रहती है, DUMB डम्बेल हमेशा शेप रहती है। जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है उसकी क्या रहती है, डबल डम्बेल रहती है। उसकी शेप क्या रहती है, डबल डम्बल रहती है। और आपने +2 में इनकी शेप भी बना रखी होगी। और जो हमारे पास एफ है वो रहती है हमारे पास 8 फोल्ड स्ट्रक्चर उसका रहता है एफ का। तो हमारे पास इनकी क्या बताती है, हमारे को एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, हमारे को शेप्स बताता है। दूसरा हमारे को क्या बताता है, नंबर ऑफ सब शेल बताता है। दूसरा क्या बताता है, नंबर ऑफ सब शेल बताता है। कौन, हमारे पास एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक और चीज ये बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, ये भी अपने पास सीख लिए, h/2π √L/L+1 हमारे पास इसका क्या रहता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के वैल्यू रहती है। तो एक और चीज आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा s की वैल्यू कितनी रहती है दोस्तों, 0 रहती है। s की वैल्यू कितनी रहती है, हमेशा 0 रहती है। p की वैल्यू कितनी रहती है, हमेशा 1 रहती है। यहाँ पे s की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, p की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, d की वैल्यू हमेशा 2 रहती है और f की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, हमेशा 3 रहती है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी, आपको बहुत बड़ी बन जाती है जब इससे क्वेश्चन आता है। तो हर चीज ही हम आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अगर हमेशा याद रखना, अगर n क्या हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n क्या रहता है हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है। और l क्या रहता है हमेशा एजीमुथल क्वांटम रहता है। और l की वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से छोटी ही रहेगी। l की वैल्यू हमेशा किससे छोटी रहेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से छोटी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं आपको सब कुछ मिटा दूं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि n की वैल्यू जब 1 है तो l की वैल्यू कितनी रहेगी, तो हमेशा छोटी रहेगी, 0 रहेगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, l क्या हमेशा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो l की वैल्यू हमेशा 2 से छोटी रहेगी, मतलब या तो 0 रहेगी या क्या रहेगी, 1 रहेगी। अगर n की वैल्यू हमेशा क्या है, 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, हमेशा l की वैल्यू 0 रहेगी, 1 रहेगी या क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो हमेशा याद रखना, अगर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है तो हमने क्या लिखा 1, l की वैल्यू 0, मतलब l क्या बताता है, शेप बताता है। तो कौन सी शेप आएगी, 0 किसकी शेप रहती है, s की शेप रहती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 0 किसकी वैल्यू रहती है, s की रहती है। वहीं अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब 2,
अगर 0 रहेगी तो क्या बन जाएगा, 2s बन जाएगा। अगर l की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 किसकी रहती है, p की रहती है, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2p बन जाएगा। वहीं अगर n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू क्या है, 3 है, अगर इसके साथ 0 होगा तो क्या बन जाएगा, 3s बन जाएगा। अगर 3 के साथ क्या है, 1 रहेगा तो 1 किसकी रहती है, p की रहती है, 3p रहेगा। अगर 3 के साथ क्या रहेगा, 2 रहेगा तो क्या बन जाएगा, 3d बन जाएगा, क्योंकि 2 किसकी वैल्यू रहती है, d की वैल्यू रहती है। तो ऐसे ही हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बताते हैं। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, h/2 अंडर रूट l इंटू एल प्लस 1 रहता है। यही आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं, जल्दी से आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा हम क्या करेंगे, साथ साथ ही करते रहेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, OAM लिख दिया मैंने, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल। आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना, आपको किसका, 3p सबशेल का। तो इसमें दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए 3p सबशेल में 3 क्या है, 3p सबशेल में 3 क्या है दोस्तों, 3 हमारे पास n की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू कितनी, इसमें 3, और p जो हमारे पास रहता है वो क्या रहता है, l रहता है। तो l की वैल्यू कितनी इसमें दोस्तों, p में l की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। यहां हमने पढ़ा था कि p में p की वैल्यू अगर 1 है, p की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है, तो इसमें l की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 आ गई। तो हमारे को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला आपको बताया, h/2 अंडर रूट l इंटू एल प्लस 1 हमारे पास क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है। तो भर दो h/2 अंडर रूट l की वैल्यू कितनी, 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा 2, तो h/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 2h/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या निकला, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकला किसका, 3p सब शेल का। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं छोटे m से, डिनोट इसको हम करते हैं। और ये हमेशा क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, कितने उसमें ऑर्बिटल है सब शेल में, ये कौन बताता है, हमारे पे हमेशा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, ORIENTATION, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों HP टैट में भी आ चुका है, ओरिएंटेशन कौन सा क्वांटम नंबर बताता है। तो ओरिएंटेशन हमेशा कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो जल्दी से हम इसका टेबल भी यहाँ पे देख लेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। यही मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, पर जब मैं खुद बनाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अगर L की वैल्यू हमारे पास 0 है तो इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की M की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और अगर L की वैल्यू हमारे पास 1 है तो M की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, हमेशा -1 0 और 1 रहेगी। अगर L की वैल्यू 2 है तो क्या रहेगी दोस्तों, -2 -1 0 +1 +2 रहेगी। अगर L की वैल्यू 3 है तो क्या रहेगी दोस्तों, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 रहेगी। अगर L की वैल्यू 4 है क्या रहेगी, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, ठीक है। मतलब अगर 1 है तो -1 से लेके +1 तक रहेगी, 2 है तो -2 से लेके +2 तक रहेगी। तो ये हमारे पास M निकालने की वैल्यू है। यही दोस्तों एक और बात आपको यही बता दूं कि अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 है। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू कितने ऑर्बिटल बना रहा है, 3 बना रहा है। तो इसका M निकालने का फॉर्मूला भी होता है दोस्तों 2L + 1। मतलब अगर L की वैल्यू कितनी 1 है, हमेशा L की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 1 + 1 कितने आ गए वैल्यू, 2 1 2 + 1 कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे कितने -1 0 1, ये टोटल कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। अगर L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 2 है तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 2L + 1 है। तो 2 × 2 + 1, तो 2 2 4 1 प्लस क्या आ गया 5 आ गया। तो -2 1 -1 2 3 4 5, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है, 5 वैल्यू है। तो आपने देख रखा होगा दोस्तों, क्या देख रखा आपने, एक चीज आपको यहाँ पे मैंने टेबल भी बनाया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे कि अगर वैल्यू 3 आ रही है हमारे पास, अगर वैल्यू 3 आ रही तो ये जो बॉक्स बनते ये भी कितने बनते, हमेशा 3 बनते।
1 2 3। अगर वैल्यू 5 है तो ये वाले बॉक्स भी कितने बनते हैं, हमेशा 5 बनते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 बॉक्स बनते हैं। तो आपने देख रखा होगा कि L की वैल्यू अगर 1 है, L की वैल्यू 1 है, तो L की वैल्यू 1 जो होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, जल्दी से बताओ दोस्तों। S होता है, P होता है, D होता है या F होता है। तो अगर L की वैल्यू हमेशा 1 है तो हमेशा कौन सा होता है, P होता है। तो P हमेशा जब भी हम बनाते हैं तो P हमेशा कैसे बनाते हैं हम, P हमेशा 3 में बनाते हैं, 1 2 3, ठीक है। और अगर L की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 2 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल की होती है, D की होती है। तो D के हमेशा कितने बॉक्स बनते हैं दोस्तों, 5 बनते हैं। 1 2 3 4 और 5। D के हमेशा कितने बॉक्स बनते हैं, 5 बॉक्स बनते हैं। और अगर L की वैल्यू 3 है तो मतलब कौन सा है, F है। और F में हमेशा कितने बॉक्स बनते हैं, 7 बॉक्स बनते हैं। और यहाँ पे वैल्यू भी कितनी आ रही है, -2 3 4 5 6 7। अगर L की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 7 ही आ रही है। तो इसके कितने बॉक्स बनते हैं, हमेशा 7 बॉक्स बनते हैं। F के कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कितने बॉक्स बनते हैं, 7 बॉक्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, हमारे को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। नेक्स्ट आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ये सिर्फ रोटेशन के बारे में बताता है कि क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये चीजें कौन बताता है, हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। और इनकी वैल्यू हमेशा +½ और -½ रहती है। तो ये हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो पहला प्रिंसिपल हमारा रहने वाला है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। दूसरे प्रिंसिपल का नाम है अफवा प्रिंसिपल। तीसरा हम डिस्कस करेंगे ह्यूम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और लास्ट प्रिंसिपल हमारा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और साथ ही साथ हम बोहर ब्यूरी रूल को भी डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट रहता है हमारे पास हुंड रूल का ही पार्ट रहता है हमारे पास बोहर ब्यूरी रूल। तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है मैं यहीं आपको डिस्कस करके बता दूंगा, क्योंकि इससे एग्जाम से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे। पर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई एक स्टेटमेंट दे रखी होती है, आपने बताना होता है इनमें से कौन सा वो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा होता है। तो पहला प्रिंसिपल हमारे पास पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का मतलब होता है, इधर मैं आपको प्रिंसिपल लिख के बता दूंगा, नो टू इलेक्ट्रॉन is an atom can have same value of 4 quantum number, same value of 4 quantum number। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़े थे, उन 4 क्वांटम नंबर की कभी भी आपस में सेम वैल्यू नहीं हो सकती ही। तो ये किसने बोला था, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने बोला था। एक और बात इसमें एक और ये बात थी कि जो हमारे पास पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है उसमें जब भी आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, ऑपोजिट स्पिन में होंगे। मतलब अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊपर को भरे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आप भरेंगे तो हमेशा वो उसका स्पिन जो रहने वाला वो हमेशा क्या रहना चाहिए, ऑपोजिट रहना चाहिए। ये किसने बोला था, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने बोला था। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल रहने वाला है वो रहने वाला है अफवा प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अफवा प्रिंसिपल। तो अफवा प्रिंसिपल ये बोलता है हमारे पास कि जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी, यही आपको बता दूं, जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी हमारे पास वो हमेशा पहले फील्ड होगा। मतलब लोएस्ट एनर्जी फील्ड फर्स्ट, जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी वो हमेशा क्या होगा, पहले फील्ड होगा। और लोएस्ट एनर्जी किसकी कम होगी ये कौन बताता है दोस्तों, बोहर ब्यूरी रूल बताता है। यहाँ जो 5वां प्रिंसिपल है वो कौन सा है हमारे पास, बोहर ब्यूरी प्रिंसिपल है। जो किसकी एनर्जी लोएस्ट होगी ये कौन बताएगा, बोहर ब्यूरी रूल बताएगा। और बोहर ब्यूरी रूल क्या होता है हमारे पास, N+L रूल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s 2s 2p 3s 3p। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, 4s आता है, उसके बाद 3d आता है। तो 4s पहले क्यों आया 3d से, जो 4s है वो 4s और जो ऑर्बिटल है वो पहले क्यों आया 3d से। तो ये प्रिंसिपल कौन बताता है हमारे पास, अफवा प्रिंसिपल बताता है। तो जैसे हम देखेंगे तो जिसकी एनर्जी पहले होगी वो हमेशा क्या आता है, पहले आता है।
मतलब जो 4s की एनर्जी वो उसकी एनर्जी क्या है, कम है किससे, 3d से। मतलब 3d से 3d की एनर्जी क्या है, ज्यादा है किससे, 4s से। इसीलिए 4s क्या आता है, हमेशा पहले आता है किससे, 3d से। तो हमारे पास कौन ये बताता कि 4s की एनर्जी कम है, तो ये बताता हमारे पास बोहर ब्यूरी रूल। ये क्या कौन बताता हमारे पास कि किसकी एनर्जी कम आई, तो ये कौन बताता, बोहर ब्यूरी रूल। और बोहर ब्यूरी रूल क्या होता है हमारे पास, N+L रूल भी हम इसको बोलते हैं। यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि N+L रूल। तो आपको बता दो 4s जो है हमारे पास, इसमें देखो दोस्तों n की वैल्यू कितनी है, तो हमेशा n की वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, हमेशा n की वैल्यू होती है। तो N+S है 4 प्लस, और s की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है दोस्तों, मैंने शुरू में अभी बताया था कि s की वैल्यू हमेशा 0 होती है, p की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, d की वैल्यू क्या रहती है 2 रहती है। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 4 + 0 कितना है हमारे पास 4 आया। ठीक है दोस्तों, 4 + 0 कितना है हमारे पास 4 आया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है 3D। अब हम किसका निकालेंगे, 3D का निकालेंगे। तो 3D का निकालेंगे तो 3D में वैसे सेम दोस्तों क्या होगा, n की वैल्यू इसमें कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 3, और d की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 2 होती है। d की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास 2 होती है। तो 3 + 2 कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो किसकी वैल्यू लोएस्ट है हमारे पास, 4 की वैल्यू लोएस्ट है, 5 क्या है बड़ा है। तो इसीलिए हमारे पास जिसकी एनर्जी कम होती है जिस वो क्या हमेशा पहले फिल होता है। तो इसीलिए 4s पहले फिल होता है किससे, 3d से। तो वैसे ही दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने एक और देख रखी होगी, एक और एग्जांपल आपको लूंगा। मान लो कि आपका 3s और 2p में, 3s और 2p में कौन पहले फिल होता है, तो आपको सभी को पता है कि 2p क्या होता है, पहले फिल होता है, इसकी एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है। पर जब हम इसका N+L रूल निकालेंगे तो पहले हम 3s का निकालते हैं, तो 3s का क्या बनेगा हमारे पास 3 + 0 कितना आया हमारे पास 3 आ गया। वहीं 2p का कितना रहता है दोस्तों 2 + 1, तो इसका अब कितना आया 3 आया। तो यहां देख रहे होंगे आपकी दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास सेम आई 3, इसकी भी 3 आई इसकी भी 3 आई। पर जब दोनों की वैल्यू सेम आई तो 2p क्यों पहले फिल हुआ, तो ये पहले क्यों फिल हुआ, क्योंकि जो इसकी n की वैल्यू है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दोस्तों 3, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2। अगर आपका एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास सेम आ जाए, तो जिसकी n की वैल्यू लोएस्ट है वो क्या होता है हमेशा पहले फिल होता है। तो इसीलिए 2p हमेशा पहले फिल होता है किससे 3s से। तो 1s 2s 2p फिर 3s। तो ये हमारे पास कौन कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि जिसकी एनर्जी कम होगी, तो ये बताता है हमारे पास अफवाह प्रिंसिपल। और अफवाह प्रिंसिपल ही हमारे पास बोहर ब्यूरी रूल को फॉलो करता है। अफवाह प्रिंसिपल ये बताता है कि लोएस्ट एनर्जी पहले फिल होगी, और लोएस्ट एनर्जी किसकी है ये कौन बताएगा हमारे पास, बोहर ब्यूरी रूल बताएगा। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो रहता है हुंड्स रूल। नेक्स्ट क्या है आपके पास हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, हुंड्स रूल किसको बोलते हैं हम, तो सिंपल सा है दोस्तों, हुंड्स रूल भी किसको बोलते हैं हम, तो हुंड्स रूल होती है कि जब भी हमेशा पेयरिंग होएगी वो हमेशा क्या होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, तो सिंगली फील्ड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा पहले फिल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको, दी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिट हैज सिंगल फील्ड। तो एग्जाम्पल के साथ इसको आपको समझाता हूं कि हमें ये हमारे पास p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल हमेशा कितने बॉक्स होते हैं 3 बॉक्स होते हैं। अगर मेरे को इस पे इलेक्ट्रॉन फिल करने तो मैं कैसे फिल करूंगा, पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फिल होगा ऐसे, दूसरा फिल कैसे होगा ऐसे, तीसरा फिल क्या होगा ऐसे, फिर चौथा फिल होगा ऐसे, फिर पांचवा फिल होगा ऐसे, फिर सिक्स्थ फिल होगा ऐसे। आप इसको ऐसे फिल नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि अगर मान लो ये p ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप ऐसे कभी नहीं फिल कर सकते कि पहला यहाँ भरा फिर दूसरा यहाँ भरा तीसरा यहाँ भरा चौथा यहाँ भरा, ऐसे कभी भी फिल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, और ऐसे भी कभी फिल नहीं होंगे कि आपने ये क्या आपका p ऑर्बिटल है, आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा, दूसरा भी क्या भर रहे ऊपर को भर रहे, तीसरा भी ऊपर को भर रहे, चौथा भी ऊपर को भर रहे, पांचवा भी ऊपर को भर रहे, छठवा भी ऊपर को भर रहे, तो ऐसे भी कभी फिल नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फिल होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन हमेशा फिल होंगे आपके, ये आपके पास ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फिल होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर को फिल होगा,
दूसरा ऊपर को होगा, तीसरा ऊपर को होगा, फिर चौथा यहाँ पे अपोजिट स्पिन का होगा, चौथा यहाँ पे होगा, पांचवा यहाँ पे होगा और सिक्स्थ यहाँ पे होगा। वैसे ही सेम दोस्तों डी ऑर्बिटल में भी कैसे फिल होंगे आपके। डी ऑर्बिटल में कितने बॉक्स होते हैं दोस्तों, एम की वैल्यू कितनी रहती है, इसमें 5 रहती है। तो डी ऑर्बिटल में कितने बॉक्स हुए, हमेशा 5 बॉक्स हुए। तो इसमें कैसे, पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर सिक्स्थ यहाँ से होता है, फिर सेवन्थ यहाँ से, फिर एट्थ यहाँ से, फिर नाइन्थ यहाँ से और फिर 10th यहाँ से। तो ये कौन बताता है, हुड्स रूल बताता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हम कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास और लास्ट प्रिंसिपल है हमारे पास हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था आपके पास कि हम साइमल्टेनियसली कभी भी, दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, साइमल्टेनियसली एक बात हमेशा याद करना, साइमल्टेनियसली TANEOUSLY, साइमल्टेनियसली हम कभी भी ना पोजीशन फाइंड आउट कर सकते, अगर आपने पोजीशन फाइंड आउट कर दी आप मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते, मोमेंटम आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मोमेंटम किस MOMEN होना था दोस्तों, तो इसको आपको देख लेना, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर आपने पोजीशन फाइंड आउट कर दिया तो मोमेंटम आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, अगर आपने मोमेंटम फाइंड आउट कर दिया तो आप पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना कि साइमल्टेनियसली क्या रहता है, हमेशा पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, या तो आप पोजीशन ही मेजर कर सकते हैं या आप मोमेंटम ही मेजर कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकल रिलेशन होता है दोस्तों डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये हमारे पास क्या रहता है, इसकी मैथमेटिकल रिलेशन रहता है किसका, ये रहता है हमारे पास हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, HEISENBERG हिजनबर्ग। तो ये हमारे पास 5 प्रिंसिपल थे, यहाँ पे 4 मेंशन किए थे, पांचों हमने बोहर ब्यूरी रूल पढ़ा। तो पांचों प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देते हैं और आपने बताना होता कि इन चारों में से कौन सा प्रिंसिपल इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें, चैनल को लाइक और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर कर दें। आपको एक और इंफॉर्मेशन मुझे देनी है कि अगर आपको इसकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारे से डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे डायरेक्ट हमें मैसेज कर दें, आपको मिनिमम प्राइस में हमारी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।